Education's purpose is to replace an empty mind with an open one. आप जितना ज़्यादा एजुकेशन एक्वायर करेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करेंगे, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड इट विल गोइंग टू मेक यू अ बेटर पर्सन. सो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोनिया सराना. वेलकम टू एड्यूग्रोन. एड्यूग्रोन जो है ये सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है टू ऑल योर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स. आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. सो इसी के साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आज की क्लास में हम चैप्टर 3 कवर करेंगे क्लास 12 का, विच इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज circa 600 BCE टू 600 CE. ये पार्ट 2 है. अगर आपको इसके पहले के कंटेंट देखना है तो इसका एक पार्ट 1 भी है जिसको आप रेफर कर सकते हैं. तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा फर्स्ट, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टेटस. सेकेंड, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड, हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत. फोर्थ, अ डायनामिक टेक्स्ट. तो ये 4 टॉपिक जो है ये हम इसमें कवर करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टेटस. अगर हम किसी भी इंसान की बात करें, आप भले स्लेव्स ले लीजिए, किंग ले लीजिए, प्रीस्ट ले लीजिए या कोई भी XYZ ट्रेडर ले लीजिए, अपन किसी भी इंसान की बात करते हैं तो उसकी पोजीशन जो है सोसाइटी में, उसकी पोजीशन जो है या उसकी उसका जो रुतबा है सोसाइटी में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है. इसका आंसर सिंपल है, द रिसोर्स ही हेल्ड विथ हिम, या उसके पास कितनी वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग उसकी रिस्पेक्ट, उसकी पोजीशन डिटरमाइन की जाती है सोसाइटी में. सो बेसिकली स्लेव, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, hunter, fisher folk, pastoralist, peasant, village headmen, craft persons, merchants, and king emerged as a social actors in different part of the subcontinent. Like पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में इनका एक डिफरेंट रोल था. They were playing a different role in the society. Their position were often shaped by their access to economic resource. अब इनकी पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है कि इनके पास कितना इकोनॉमिक रिसोर्स है. जैसे राजाओं का भी राजा कौन कहलाता होगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्स होते थे या जिसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ होती थी, तो वो राजाओं में भी सर्वश्रेष्ठ कहलाता था. Here we will examine the social implications of access to resource in a certain specific situation. So अगर हम बात करते हैं हमारी स्टोरी की, अगर हम बात करते हैं महाभारत की, तो जैसा हमने देखा था कि कौरव और पांडवों के बीच में फाइट होती है, एंड में पांडव जीत जाते हैं. बट एक स्टार्ट होता है इनका, लाइक बीच बीच के कुछ इंसिडेंट भी हैं, बीच बीच के कुछ पार्ट्स भी हैं, जिनमें से एक पार्ट ऐसा है कि कौरव और पांडव जो थे, तो ये लोग एक बार डाइस का गेम खेल रहे थे, लाइक अ गेम ऑफ डाइस दे वर प्लेइंग सॉर्ट ऑफ, जिसमें उन्होंने ऐसा बोला, जिसमें दुर्योधन ने युधिष्ठिर को इनवाइट करते हैं वो, और वो उनसे बोलते हैं कि आओ अपन आज गेम खेलते हैं, ठीक है. तो उस गेम में क्या होता है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना सारा का सारा, लाइक उनका गोल्ड, उनके एलिफेंट्स, उनके शेरिट्स, स्लेव्स, सारी की सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, वो अपने ब्रदर को बोलते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं दाव पे लगा देता हूँ. और समवेयर इसी कारण वो जब सारी की सारी चीज़ें लगाते हैं दाव पे, तो अपनी वाइफ को भी दाव पे लगा देते हैं. लाइक वो अपनी वाइफ को भी स्टेक पे रख देते हैं कि इफ़ आई लूज दिस मैच तो शी विल बी योर्स. तो इस तरह का एक स्टोरी चलता है, जिसके बाद एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग, बट अपनी वाइफ को उन्होंने स्टेक पे लगा दिया, तो उसके बाद भी छोटा सा थोड़ा सा फायर इग्नाइट हो जाता है बिटवीन द टू ग्रुप्स, बिटवीन द टू सेट्स ऑफ ब्रदर्स. So let's consider the story. Consider first a critical episode on Mahabharata. During the course of long drawn rivalry between the Kaurav and the Pandav, Duryodhan invited Yudhishthir to a game of dice. ठीक है, ये दोनों सेट ऑफ ब्रदर्स हैं, कौरव और पांडव. दुर्योधन क्या करता है, वो इनवाइट करता है युधिष्ठिर को कि आओ अपन डाइस का गेम खेलते हैं. The latter was devised by his rival, staked his gold, elephants, chariot, slaves, army, treasure, kingdom, the property of his subjects, like उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी he was beholding, वो सब का सब his brother
एंड फाइनली हिमसेल्फ एंड लॉस्ट ऑल। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो युधिष्ठिर है वो सब कुछ अपना दाव पे लगा देता है। वो अपना गोल्ड, अपना एलिफेंट, शैरियट, स्लेव्स, उनकी पूरी की पूरी आर्मी, जितना भी उनके पास धन दौलत है, यहाँ तक कि उनका किंगडम, किंगडम के साथ साथ उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनके ब्रदर्स और खुद को भी, और वो सब कुछ हार जाते हैं। बाद में क्या होता है, देन ही स्टेक देयर कॉमन वाइफ द्रौपदी। द्रौपदी जो पांडव थे उनकी कॉमन वाइफ हुआ करती थी, और उसको भी वो हार जाते हैं। Issue of ownership forged into the ground, into the story such as this one figure in धर्मशास्त्र एंड धर्म सूत्र। लाइक इसी तरह का एक स्टोरी जो है ये हम देखते हैं धर्मशास्त्र या धर्म सूत्र के उसमें। नाउ अगर अपन बात करें मनुष्य स्मृति की, अगर अपन उसकी बात करते हैं तो क्या होता है कि जो वेल्थ है या जो डैड की प्रॉपर्टी है और उनकी जो वेल्थ है वो सारे बच्चों में इक्वली डिवाइड होती है। और अगर जैसे कि कोई एल्डेस्ट है तो उसको एक स्पेशल शेयर मिलता है, और मोस्टली वही अपने छोटे भाई बहनों का सबका ध्यान रखता है। विमेन का कुछ एक प्रॉपर रोल नहीं रहता था, उनको कोई रिसोर्स नहीं दिया जाता था, तो इस तरह से उन्हें सोसाइटी में रखा जाता था। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो मैरिज था, मैरिज के बाद अगर एक लड़की को कोई गिफ्ट मिलते हैं, कोई उसको प्रॉपर्टी या कुछ भी उसको मिलता है, तो वो वुमेन्स वेल्थ कहलाता था, लेकिन उनका खुद का चीज़ हो गया। साथ ही साथ जिस घर में वो बिलोंग करती थी, तो उधर पे भी उनके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी थी बाद में वो किसको मिल जाती थी, उनके लड़कों को मिल जाती थी, उनके बच्चों को मिल जाती थी। तो इस तरह से स्टोरी हम देखते हैं। बट एक एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा अलग हटके है, वो था प्रभावती गुप्ता का, जिनके बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। तो वो अगर हम एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो वो एक ऐसा एक्सेप्शनल केस माना गया जिनको वेल्थ मिली, जिनको उनके खुद के नाम पे चीज़ें मिली। तो उस तरह का वो एक केस था। सो लेट्स बिगिन। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, द पैटर्नल एस्टेट was to be divided equally among sons after the death of parents with a special share for the eldest। अगर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो जो वेल्थ है या जो पैटर्नल एस्टेट है या फादर की साइड से कुछ भी है गिफ्ट्स में, लाइक लैंड हो गया या उनकी वेल्थ हो गई, तो हमेशा इक्वल डिवाइड की जाती थी अमंग सन, लड़कों के बीच में वो इक्वल डिवाइड की जाती थी अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जिसमें से जो एल्डेस्ट ब्रदर रहेगा या एल्डेस्ट रोल प्ले करेगा जो भी ब्रदर, उसका एक स्पेशल शेयर होगा। लाइक उसको मे बी शायद ज़्यादा पार्ट मिलता हो, क्यों, क्योंकि उसको सबका ध्यान रखना है जब तक वो लोग बड़े नहीं हो जाते। तो इस तरह से फर्स्ट आपको चीज़ मिली। सेकेंडली, विमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो विमेन होती थी उनको इन रिसोर्स में कुछ भी क्लेम नहीं मिलता था। अगर सपोज 5 लड़के हैं, एक लड़की है, तो पांचों के बीच में डिवाइड होगा, उस लड़की को कुछ नहीं मिलेगा उस पूरे रिसोर्स में, उस पूरे शेयर में उसका कुछ भी, उस पूरे रिसोर्स में उसका कुछ भी शेयर नहीं होगा, इवन दो वो उसके पेरेंट्स की ही प्रॉपर्टी है। However, women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage as stridhana, literally a women wealth। बट क्या होता है, यहाँ पे एक कैच है। जब किसी भी लड़की की शादी हो जाती है, उसको अगर कोई गिफ्ट मिलता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, लाइक उसको भाई ने या उसके हस्बैंड ने उसको कुछ गिफ्ट दिया, उसके फादर ने उसको कुछ गिफ्ट दिया, तो वो गिफ्ट पर्टिकुलरली उसी को बिलोंग करता है। और उस गिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, वुमेन्स वेल्थ या स्त्री धना, स्त्री का धन, स्त्री के पास जो कुछ भी धन है वो पर्टिकुलरली उसको मैरिज के टाइम पे दिया जाता था। नाउ दिस कुड बी इनहेरिटेड by their children without the husband having any claim on it. At the same time, the Manusmriti warned women against hoarding family property or even their own valuables without the husband permission। यहाँ पे पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर शादी के टाइम आपको कुछ मिल रहा है, शादी के पीरियड में आपको या शादी के टाइम ओकेजन में कुछ मिल रहा है, तो दैट बिलोंग्स टू यू, और वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों का हो जाएगा आफ्टर योर डेथ। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, उस पर हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं रहेगा। अगर आपके फादर ने आपको कोई प्रॉपर्टी दी है या आपके इन लॉज ने आपको कुछ दिया, तो दैट विल बी कम्प्लीटली योर्स, इट वोंट गो टू योर हस्बैंड। ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ होगी। सेकेंड थिंग इज योर हस्बैंड वोंट क्लेम एनीथिंग ऑन इट। थर्ड, जो मनुस्मृति थी, ठीक है, उसमें वॉर्न किया गया वुमेन को कि वो कोई भी प्रॉपर्टी,
कोई भी वैल्यूएबल ज्वेलरी, प्रॉपर्टी या कुछ भी इम्पोर्टेंट कुछ भी चीज़ वो बिना हस्बैंड के परमिशन के होल्ड नहीं कर सकती है। हस्बैंड अगर हस्बैंड परमिशन देगा कि ओके यू कैन हैव इट, तो ही वाइफ उस चीज़ को रख सकती है, और एल्स वो उस चीज़ को नहीं कैरी कर सकती है, उस चीज़ को नहीं रख सकती है। You have read about wealthy women such as बटाका क्वीन प्रभावती गुप्ता। बटाके की जो क्वीन थी प्रभावती गुप्ता का, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। However, cumulative evidence, both epigraphic and textual, suggests that while upper class women may have had access to resource, land, cattle, and money, were generally controlled by men. ऐसा बोला जाता है कि इवन दो जो अपर क्लास वुमेन थी उनके पास एक्सेस होता था रिसोर्सेस का, लैंड का, कैटल का एंड मनी, वर जनरली कंट्रोल्ड बाय मेन। मतलब उनके पास एक्सेस रहता था कि ओके दे कैन गो एंड दे कैन यूज इट, बट जो मेन कंट्रोल है या मेन सब कुछ जिसके हाथ में है, दे यूज टू बी दी मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो ही सब चीज़ को कंट्रोल करते थे। यहाँ पे आपको याद रखना ज़रूरी है कि वटाका की क्वीन प्रभावती गुप्ता का एक एक्सेप्शन हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में, इससे रिलेटेड एमसीक्यू फॉर्म होने के चांसेस हैं, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। In other words, social differences between men and women were sharpened because of the difference in the access to resource. अब सोशल डिफरेंस लाइक वेल्थ के वजह से डिफरेंस क्यों देखने मिलेंगे? क्योंकि इनका एक्सेस ही अलग तरह से है। मैन जाके कैप्चर कर सकता है, अगर मेल मेंबर है ही कैन गो एंड ही कैन कैप्चर द रिसोर्सेज फॉर हिज फैमिली, और ही एक्वायर द रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स। बट यहाँ वहीं पे अगर हम फीमेल का पार्ट देखें, फीमेल का रोल देखें, तो उनके साथ सेम चीज़ नहीं थी। शी हैज़ टू गो एंड on the particular on certain particular occasions only she gets certain things, तभी उनको कुछ मिला जाता था, उनको एक वेल्थ मिलती थी। तो अगर आप देखेंगे तो वैसे ही मेल और फीमेल दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज को लेके डिफरेंस थे, वेल्थ को लेके डिफरेंसेस थे। नाउ कमिंग टू वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। तो वहीं अगर अपन देखें ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के बारे में अगर अपन देखते हैं, तो क्या होता है कि जो वर्ना है, जो वर्ना सिस्टम था, लाइक आपके ब्राह्मण्स आ गए, क्षत्रिय आ गए, वैश्य, शूद्रस आ गए, तो इनके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं वेल्थ को डिवाइड किया जाता था, इनके अकॉर्डिंग भी वेल्थ को कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाता था। जो ब्राह्मण्स होते थे उनके पास भी वेल्थ थी, क्षत्रियस के पास भी हुआ करती थी, ठीक है। बट वहीं पे अगर अपन देखें तो शूद्रा जो लास्ट वाली कैटेगरी थी, they were somewhere not having the resources and they were not given the wealth, like उनके पास बहुत ही हार्डली वो कुछ अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो एकदम सोसाइटी से बिल्कुल दूसरा हिस्सा माना जाते थे। तो इस तरह से उनका सर्वाइवल भी क्या होगा, बहुत मुश्किल में होगा। तो ये एक चीज़ अपन यहाँ से समझते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ब्राह्मण्स के पास तो था, उनको गिफ्ट्स भी मिल जाते थे। क्षत्रिय जो किंग्स हैं उनका भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑक्यूपेशन है जिसकी वजह से दे कैन अर्न द मनी। वहीं शूद्रास की अगर अपन वैश्यास की बात करें तो वो भी ट्रेड कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, फार्मिंग एग्रीकल्चर कर सकते थे, उधर से वो पैसे जनरेट कर सकते थे। बट शूद्रास उनको सिर्फ सर्व करने का ही दिया जाता था चांस, तो गेटिंग द मनी वॉज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द last category in according to the Brahmanical text. Now let me read it for you. According to the Brahmanical text, another criteria apart from gender में अभी हमने देखा like मेल और फीमेल को छोड़ के, मेल और फीमेल को छोड़ के there are different criterias according to which wealth जो थी वो circulate होती थी या rotate होती थी, ठीक है। तो another criteria apart from gender for regulating access to wealth was वर्ना। वर्ना सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही वेल्थ को रेगुलेट किया जा रहा था। as we saw earlier, the only occupation prescribed for शूद्रा was servitude, like कि आपको सर्व करना है, ये इकलौता ही उनका ऑक्यूपेशन कहलाया जाता था। While a variety of occupation were listed for men of the first three varnas, जो दूसरे ऑक्यूपेशन लिस्टेड थे थ्री वर्नास के लिए, if these provisions were actually implemented, अगर ऐसे actually इनको implement किया जाए तो wealthiest would have been Brahmins and Kshatriyas। अगर आप इस hierarchy को, इस criteria को अगर आप properly study करें और अगर आप फिर उसके थ्रू निकालना चाहें कि richest कौन होगा, wealthiest कौन होगा, तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं। पहले आपके ब्राह्मण्स हो गए, उनको सब मानते हैं, उनको सब गिफ्ट्स देते हैं,
तो इस हिसाब से उन्हें वेल्दीएस्ट होना चाहिए। एंड सेकंड क्षत्रिय किंग, क्योंकि वो कैप्चर कर सकते हैं किसी और के रिसोर्सेज, दे कैन गो एंड अर्न समवन एल्स वेल्थ, या कैप्चर कर सकते हैं किसी और की वेल्थ। तो ये दो ही कैटेगरी थी जिसको हम बोल सकते हैं कि दीज वर द wealthiest of all in the given Varna system. That this corresponded to some extent with social realities is evident from description of priest and king in other textual tradition. वहीं अगर अपन देखें सोशल रियलिटीज को, एक्सटेंड विद सोशल रियलिटीज इज एविडेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, लाइक प्रीस्ट का अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, किंग का अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप उस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे कि व्हाट वाज द एक्चुअल सिनेरियो, एग्जैक्टली क्या चीज़ चल रही थी उस टाइम पीरियड में, एग्जैक्टली क्या चीज़ थी उस टाइम पे लोगों के दिमाग में। तो वो चीज़ की स्टडी आप इधर से कर सकते हैं। किंग्स जो थे दे वर इनवेरिएबली डिपिक्टेड एज वेल्दी। किंग्स को अपन ने कभी भी देखा हो, किसी भी स्टोरी में देखा हो, नॉट जस्ट हेयर, बट किंग्स को अगर आप स्टडी करते हैं तो अपन हमेशा यही पोर्ट्रे करते हैं कि किंग है, उसका किंगडम है, लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, लाइक उसके पास आर्मी है, तो वेल्दी, सबसे ज़्यादा वेल्दी इंसान हम किंग को ही शो करते हैं। प्रीस्ट आर ऑल्सो जनरली शोन टू बी रिच, दो देर आर ओकेजनल डिपिक्शंस ऑफ द पुअर ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को अगर आप देखोगे तो वो भी रिच कैटेगरी में आते थे। अब ये रिच कैटेगरी में क्यों आते होंगे? फर्स्टली दे वर रिसीविंग द गिफ्ट्स एंड सेकेंडली दे वर द हाईएस्ट ऑफ द वर्ना सिस्टम। तो लोग अपना सब कुछ देने को उन्हें तैयार हो जाते थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो ब्राह्मण्स थे वो रिच कैटेगरी को बिलोंग करते थे। बट स्टिल अगर अपन कुछ टेक्स्ट पढ़ें या और कोई सोर्स को कंसिडर करें तो ऐसे भी कुछ ब्राह्मण्स थे जिन्हें रिच कैटेगरी में नहीं लिया गया, जो पुअर उसमें काउंट होते थे, लाइक उनके पास इतना वेल्थ नहीं था, उनके पास उतना पैसा नहीं था, तो दे वर कंसिडर्ड इनटू द पुअर कैटेगरी। सो बेसिकली अभी तक हमने देखा कि जो वर्ना सिस्टम है उसकी बेसिस पे, अपार्ट फ्रॉम जेंडर, वर्ना सिस्टम के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। सेकेंडली जो ऑक्यूपेशन है इंसान का, उसमें शूद्रस को छोड़ के सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा ऑक्यूपेशन था जिसकी मदद से वो पैसों को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, पैसा बना सकते थे। वहीं पे अगर अपन चीज़ों को देखें, अगर अपन प्रीवियस चीज़ों को, टेक्स्ट को पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि जो किंग्स थे वो तो लाइक दे वर वेल्दी रिच, दे वर फिल्दी रिच, इतना पैसा था उनके पास। वहीं प्रीस्ट भी कहीं ना कहीं रिच कैटेगरी को बिलोंग करते थे, बट कुछ कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो लोअर कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो पुअर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। नाउ एट अनदर लेवल, even as the Brahmanical view of society was codified in Dharmasutra and Dharmashastra, other traditions developed critics of the Varna order. जैसा कि अगर अपन देखेंगे तो धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रास, ये जो होगा इसमें एग्जैक्टली कोड ऑफ कंडक्ट लिखे हैं। उन्होंने ले डाउन किया है कि आपका रोल जो है, आपका रोल जो है सोसाइटी में वॉज दिस। अगर किंग है तो किंग का रोल उन्होंने वॉरियर बताया, किस तरह से वो एक्वायर कर सकता है और वेल्थ, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इस तरह से सारी चीज़ें डिस्क्राइब्ड है। ब्राह्मण्स का क्या रोल है, क्षत्रियों का क्या रोल है, वैश्योस का क्या रोल है, शूद्रास का क्या रोल है, तो वो स्पेसिफिकली उनके रोल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ मेंशन डाउन है इन दी धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास। बट स्टिल अगर अपन दूसरे ट्रेडिशंस को देखें तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है वर्ना ऑर्डर को, ठीक है। सम ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दीज वर डेवलप्ड within early Buddhism. The Buddhists recognized that there was a difference in the society but did not regard as these as natural or inflexible. They rejected the idea of claim to status on the basis of birth. वहीं अब एक नया ट्विस्ट आता है, एक रीडिंग्स ऐसी जिसको लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, तो बुद्धिस्ट की रीडिंग्स थी वो, लाइक बुद्धा वॉज कंसिडर्ड एज अ रोल मॉडल और अ फिगर जो सब उसको फॉलो करना चाहते थे, उनको फॉलो करना चाहते थे, उनको वो अपना एक आइडियल सेट मानते थे। तो वहीं अगर अपन इस चीज़ की बात करें, इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, तो क्या होता था कि बुद्धिस्ट के टाइम के जो टेक्स्ट मिले हैं या बुद्धिज़्म से जो टेक्स्ट डिराइव हुए हैं, उन्होंने ऐसा बोला, बुद्धिस्ट ने ऐसा बोला कि देखिए ये जो आप कर रहे हैं, जो डिफरेंसेस, या जो आप, ये ज़रूर है कि हाँ सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ उन्होंने मानी कि सोसाइटी में डिफरेंस है, कुछ लोग रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ का लाइवलीहुड पर्टिकुलरली उसी पे डिपेंडेंट है, इन जनरल लोग वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं।
सेकेंडली कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लाइवलीहुड पर्टिकुलर उसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन्होंने वो चीज़ बोली। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे बुद्धिस्ट ने बोला कि ये जो आपने डिफरेंस किया या ये जो आपने सोशल ऑर्डर बनाया है, दिस इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू। अब ये क्यों ट्रू नहीं है? क्यों? क्योंकि ये नेचुरली डिराइव नहीं हुआ भाई। इंसान पैदा हुआ, वो आपने बना दिया कि अगर इस कास्ट में पैदा हुआ है तो उसका रोल ये है या उसका XYZ काम काज ये रहेगा। बट नेचुरल ये चीज़ नहीं है। अगर वो पैदा होता है तो हर एक इंसान सेम तरह से पैदा हो रहा है। तो ये जो रोल है, ये जो हायरार्की है, ये बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट है या बिल्कुल भी सही नहीं है अगर अपन देखे जाएं। और उन्होंने रिजेक्ट किया कि अगर आप एक इंसान को स्टेटस दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि भाई अगर वो इस पर्टिकुलर फैमिली में बिलोंग हुआ है, अगर वो क्षत्रिय या वॉरियर फैमिली में बिलोंग हुआ है, तो ही विल बी अ वॉरियर एंड ही विल बी हैविंग ऑल द रिसोर्सेज, तो वो बात सच नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई और भी आके वो रिसोर्सेज को कैप्चर कर सकता है, कोई और भी आके उस राजा को हटा सकता है या वो उसको अपनी थ्रोन पे से हटा सकता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं यही बोला कि उन्होंने रिजेक्ट किया द आइडिया ऑफ द क्लेम्स टू द स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि आप बर्थ के बेसिस पे किसी को भी एक पर्टिकुलर स्टेटस नहीं दे सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, शेयरिंग वेल्थ। ओके, तो अब अगर अपन यहीं पे इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर अगर आप सोसाइटी में लोगों के स्टेटस देखें तो यहाँ डिफरेंस था, नो मैटर व्हाट डिफरेंसेस तो थे, बट स्टिल ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा जेनरस हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हों। सेकेंडली, या जो इंसान सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट करने में लगा हो या बहुत ज़्यादा मिजरी क्रिएट कर रहा हो, तो लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हों, इरिस्पेक्टिव कि वो किंग है या नहीं है। सेकेंडली, यहाँ पे आप देखेंगे कि तमिलकम एक एंशंट एक एंशंट चीज़ है जिससे आपको पता चलता है कि किस तरह से तमिल संगम जो हम लिटरेचर या जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उसमें भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन हैं जो शोकेस करती हैं कि हाउ देयर वाज अ डिफरेंस, कौन रिसोर्स को कंट्रोल कर रहा था। मतलब अगर हम पोयम को पढ़ें, टेक्स्ट को पढ़ें, लिटरेचर को पढ़ें या ओल्ड किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं, तो उधर से भी हमें एक सिनेरियो डिपिक्ट होता है। So basically, so far we have been examining situation where people either claimed or were assigned status on the basis of their wealth. अभी तक टिल पॉइंट हमने क्या देखा? हमने ऐसे लोगों की सिचुएशन देखी जो खुद को ऐसा बताते थे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिच है, और साथ ही साथ उन्होंने अपना स्टेटस, उन्होंने अपना जो स्टेटस था वो उन्होंने वेल्थ के बेसिस पे शो किया कि कितना पैसा उनके पास है, उस तरह से वो अपना स्टेटस शो करते थे। However, there were other possibilities as well. दूसरी भी possibilities हो सकती हैं। Situation where men were generous, were respected. जो generous इंसान था, like good with heart, या जो बहुत kind इंसान थे, उनको लोग respect करते हो, एक possibility ये भी है। Secondly, while those who were misery or simply accumulated wealth for themselves were despised, या फिर दूसरी कैटेगरी ऐसी कि जो बहुत ज़्यादा वेल्थ के पीछे भाग रहे हों, जो बहुत ज़्यादा मिजरेबल हों, तो उनको लोग अपने लाइफ से हटाने की कोशिश करते हैं, या उनको दे यूज टू अपार्ट देम फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। तो इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। वन एरिया where these values were cherished was ancient Tamilakam, where there were several chief kingdoms around 2000 years ago. 2000 years ago में अगर अपन तमिलकम की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे चीफ किंगडम्स थे, लाइक यहाँ पे काफ़ी सारे चीफ रहा करते थे। Amongst other things, the chiefs were patron of bards and poets who sang their praises. Chiefs के अलावा वहाँ पे पोएट आप देखेंगे, बार्ड्स देखेंगे, जो उनके प्रेज में, उनके उनके बेटर कामों के लिए या उन्होंने अच्छा कुछ किया तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए वो उनके लिए पोएम्स लिखते थे, उनके लिए लिटरेचर लिखते थे, उनके लिए टेक्स्ट लिखते थे। Poems included in the Tamil Sangam anthologies often illuminate social and economic relationship, suggesting that while there was a difference between rich and poor, those who controlled resources were also expected to share them. अगर हम पोएम्स देखेंगे जो तमिल संगम में दे के रखे हैं, तो वो क्या बताते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस, सोशल मतलब जो सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो,
और इकोनॉमिक की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स रिलेटेड टू मनी, मनी के भी बेसिस पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो, सजेस्टिंग दैट कि एक डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, लाइक कुछ लोग रिच निकलेंगे, कुछ लोग पुअर निकलेंगे। दोज हु कंट्रोल्ड रिसोर्सेज, जिनके पास भी रिसोर्सेज हैं, तो दे वर एक्सपेक्टेड कि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करें। अगर किसी के पास वेल है सॉरी, फॉर एग्जाम्पल पानी का कोई रिसोर्स है, वो उसने उसने उसको एक्वायर करके रखा है, तो पीपल वुड एक्सपेक्ट हिम कि वो उसको शेयर करे हमारे साथ भी। या अगर किसी के पास सपोज गार्डन है या एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है, और उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जो इंसान का पेट भर सके, उसको खाना दे सके एक तरह से, तो लोग एक्सपेक्ट करते थे उन लोगों से कि वो हमारे साथ भी शेयर करें, सो दैट लाइवलीहुड एक जनरेट हो सके, मीन्स हो सके लिविंग का। इस तरह से लोगों का सोचना था। नाउ एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द बुद्धिस्ट, अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो जो बुद्धिस्ट थे वो ऐसा मानते थे कि सोशल इनइक्वालिटी तो है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं, बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ करता था। जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ या ह्यूमन बीइंग आए इस दुनिया में, तो इस तरह का कुछ भी नहीं था, लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, और उनको जितनी भी भूख थी उतना वो मील ऑक्यूपाई करते थे या उतना वो चीज़ों को ऑक्यूपाई करते थे। मतलब जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना फ्रॉम द नेचर यू टेक इट एंड दैट्स इट। आप लड़ाई नहीं करते हो, आप झगड़े नहीं करते हो फॉर द लैंड, फॉर द फूड और फॉर एनीथिंग। इस तरह से बुद्धिस्ट का मानना था। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि विथ टाइम एक ऐसा पार्ट आया, ह्यूमन इवोल्यूशन में एक ऐसा पार्ट आया जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए चीज़ों को लेके। तो इस तरह से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। The Buddhists also developed an alternative understanding of social inequality and of the institution required to regulate social conflict। ठीक है, जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया कि सोशल इनइक्वालिटी तो है। इनइक्वालिटी मतलब कि सब इक्वल नहीं है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, कोई रुतबे या ओहदे पोजीशन में बड़ा है, कोई पोजीशन में छोटा है, तो इनइक्वालिटीज तो हैं सोसाइटी में। एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट, एंड उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हो रहे हैं उसको वो रेगुलेट करे, उसको वो एक चेक रख सके कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है या ये जो चीज़ है ये सही हो रही है। तो इस तरह का एक ग्रुप का ज़रूरत है। इन अ मिथ फाउंड इन द टेक्स्ट known as Sutta Pitaka, they suggested that originally human beings did not have fully evolved body forms, nor was the world of plants fully developed. सुत्त पिटिका में अगर अपन देखेंगे जो टेक्स्ट मिला है उधर पे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स जो थे वो फुली इवोल्व नहीं हुए थे ना, उनकी बॉडी फॉर्म में कम्प्लीटली नहीं आए थे। नॉर वॉज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुली डेवलप्ड, ना ही प्लांट्स जो थे वो फुली डेवलप्ड हुए थे ना। सुत्त पिटिका यही बताता है कि ह्यूमन बींग्स फुली डेवलप नहीं हुए है ना, जो उनका फुल फॉर्म था, लाइक इतना ज़्यादा दिमाग चलना, मैथ साइंस सोशल ये सब करना, इस तरह से कुछ नहीं था। तो दे वर एट अर्ली स्टेज ऑफ देयर ब्रेन्स, मतलब उनका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। और वहीं अगर अपन प्लांट्स या जिस धर से वो एक्सट्रैक्ट करें अपना फूड, वो चीज़ें भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। तो इस तरह से वो प्रिडिक्ट करते हैं, यहाँ पे बताते हैं हमें। इन द मिथ फाउंड, ठीक है, ये एक मिथ था, लाइक आप बोल सकते हैं झूठ एक तरह से, जो कि सुत्त पिटिका में हमें मिलता है या जो वो हमें सजेस्ट करते हैं। नाउ ऑल बीइंग्स लिव इन एन आइडियली स्टेट ऑफ पीस, टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली what they need for each meal. However, there was a gradual deterioration of this state as human beings became interestingly greedy, vindictive and deceitful. अगर अपन यहाँ पे देखें तो जो ह्यूमन बींग थे पहले वो क्या करते थे, वो सिर्फ उतना ही नेचर से लेते थे जितना रिक्वायर्ड रहता था। भाई अगर मुझे 2 फ्रूट्स की ज़रूरत है तो मैं सिर्फ 2 फ्रूट्स लूँगी, ऐसा नहीं मैं पूरा का पूरा पेड़ उठा लिया या फिर पूरे के पूरे पेड़ पे कब्जा कर लिया। दिस वॉज नॉट द इंस्टेंस। जितना रिक्वायरमेंट होता था उतना वो नेचर से लेते थे और उतने में ही वो अपना खुश रहते थे। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ग्रीड बढ़ी, ठीक है, उनको लगा कि नहीं अगर नेक्स्ट डे पेड़ रहा या नहीं रहा कोई और उसको ले गया तो ठीक है, वो ज़्यादा डिसाइडफुल हो गए, लाइक वो षड्यंत्र रचने लगे, लोगों को धोखा देने लगे, लोगों को नीचा दिखाने लगे। तो इस तरह से वो इवोल्व हुए आगे जाके। नाउ
This led them to wonder, what if we were to select a certain being who should be wrath when indignation is right? Who should censure that which should rightly be censored and should banish him who deserve to be banished? अब अगर अपन बात करें, मतलब अगर अपन सोचें तो क्या ऐसा हुआ होगा कि कोई एक बहुत ज़्यादा एंग्री इंसान आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंगर में, बहुत ज़्यादा गुस्से में, व्हेन उसने सोचा कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, आई कैन शो माई ट्रू फेस, आई कैन शो द एंगरनेस, और उसको लगा कि ये सही भी है, और उसने सोचा कि मैं जो करने चाह रहा हूँ या मैं जो करने का सोच रहा हूँ दैट इज़ गुड, आई शुड डू दैट। उसने इस तरह से अपने थॉट प्रोसीजर को चेंज किया, उसने सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और यही चीज़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसने इस तरह से आगे प्रोसीड किया। वी विल गिव हिम इन रिटर्न अ प्रपोर्शन ऑफ द राइस chosen by the whole people. He will be known as Mahasamata, the great elect. This suggests that the institution of kinship was based on the human choice, with taxes as a form of payment for the services rendered by the king. Later on हम क्या देखते हैं, we will give him in return a proportion of rice chosen by the whole people. Like सब लोगों ने जैसे महासमाता बोला, या उन्होंने बोला कि सबसे ऊपर की पोजीशन के यही इंसान है, तो उन्होंने बोला कि हम उनको एज अ ट्रिब्यूट या एज अ रिटर्न वी विल गोइंग टू गिव हिम अ राइस। इस तरह से उन्होंने ऐसा कमेंट किया या उन्होंने सोचा, ठीक है। नाउ अब ये क्या सजेस्ट करता है, ये इस चीज को सजेस्ट करता है कि देयर वाज अ किनशिप विच वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। लाइक लोग खुद से ही किन फॉर्म कर रहे थे, खुद से ही अपना फैमिली को फॉर्म करते थे, उसमें वो खुद से एक अपना हेड बनाते थे कि ओके दिस इज आवर हेड, ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमें सबसे प्रोटेक्ट करेगा, और उसको हम एक तरह से गिफ्ट देंगे या एक फॉर्म ऑफ गिफ्ट देंगे। तो लेटर ऑन वो किस तरह से गिफ्ट देने लगे, टैक्सेस। जैसे कि हमने देखा किंग वॉज सो मच ग्रीडी, ही वॉज गोइंग आफ्टर द टैक्सेस, एग्रीकल्चर बढ़ा रहे थे ताकि टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें। तो सेम हैपेंड एट दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड होते हैं तो दे वर बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइसेस विथ टैक्सेस एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। मतलब टैक्सेस क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप हमें सर्विस दे रहे हो, आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इस ग्रुप को, इस क्लेन को बनाए रख रहे हो, तो इसलिए वो क्या करते थे, उस पर्टिकुलर फॉर्म में वो उनको टैक्सेस देते थे किंग को फॉर द सर्विसेज विच ही वॉज रेंडरिंग टू द पीपल। At the same time, it reveals recognition of human agency in creating and institutionalizing economic and social relation. There are other implications as well. वहीं अगर अपन सेम टाइम पे देखें तो देयर वर सर्टेन ह्यूमन एजेंसीज जो क्रिएट करी थी और इंस्टीट्यूशनलाइज करी थी इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन। मतलब लाइक अभी भी काफ़ी सारी एजेंसी हैं जो टाई अप देखते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशनल और सोशल दोनों वो मेंटेन करके रखते हैं, जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ऐसे टाई अप्स होते हैं। तो इस तरह से ही कुछ एजेंसीज उस टाइम पे भी हुआ करती थी जो इस बैलेंस को मेंटेन करती थी। There are other implications as well. For instance, if human beings were responsible for the creation of the system, they could also change it in the future. अब ये ऐसा माना जाता है कि भाई अगर मैंने कुछ चीज़ अभी क्रिएट करी है तो अगर मेरा मन बदल जाएगा तो मैं उसको फ्यूचर में चेंज कर दूंगी। अभी मेरा मन है किंग को टैक्स देने का, फ्यूचर में मन नहीं होगा तो मैं वो टैक्स देना बंद कर दूंगी। तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए ये जो टेंडेंसी फॉर्म हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लॉस की बात करें, अभी लॉ है कि भाई आपको हेलमेट पहनना है गाड़ी चलाने के पहले, तो अगर आगे का टाइम आए तो मुझे मेरा मन नहीं हुआ, मैंने नहीं पहना, तो ऐसा तो है नहीं कि पुलिस वाले जाने देंगे कि ओके इनका थॉट चेंज हो गया है। व्हाट दे डू, दे फाइन अस, है ना, दे चार्ज अस। तो सेम हैपेंस ओवर हियर। कुछ एजेंसीज ऐसे फॉर्म हुई थी जो देखती थी कि भाई जो लोग हैं वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, अभी कुछ और करें आगे कुछ और करेंगे, तो किस तरह से उनके ऊपर एक चार्ज रखा जाए, किस तरह से उन पर नज़र रखी जाए। Now coming to the next topic, handling text, historians and the Mahabharata. So basically इधर पे क्या होता है, जो हिस्टोरियंस हैं जो हिस्टोरियंस हैं वो लोग देखते हैं कि टेक्स्ट जो ने मिला या उन्हें जो राइटिंग्स मिली है वो बेसिकली किसने लिखी है ना, जो राइटिंग्स उनको मिली है वो कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है, वेदर इट इज़ रिटन इन प्राकृत, पाली, तमिल, किस लैंग्वेज में वो लिखी गई है, या वो संस्कृत में लिखी गई है,
तो उससे उनको क्या पता चलता था, अगर वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखी है, लोकल लैंग्वेज में लिखी है, दैट मीन्स कि किसी ऑर्डिनरी इंसान ने उसको लिखा होगा, लाइक जो नॉर्मल लोग रहते हैं उधर पे उन्होंने ही लिखा होगा। बट अगर वो पर्टिकुलरली संस्कृत में लिखी है तो पॉसिबिलिटी क्या बढ़ जाती है कि वो किंग ने लिखी होगी या वो किसी प्रीस्ट ने लिखी होगी, मतलब वो एलाइट कोई ग्रुप होगा जिसने वो उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की। तो इस तरह से वो डिफरेंट आइडियाज या डिफरेंट पर्सपेक्टिव फाइंड आउट कर पाते हैं बिहाइंड द टेक्स्ट, या वो देख पाते हैं कि उनकी ऑडियंस जो थी वेदर दे वर द थिंग्स वर इन देयर इंटरेस्ट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑर्डिनरी इंसान ने, फॉर एग्जाम्पल हमने, ठीक है, लिखा किंग के बारे में इन आर लैंग्वेज, तमिल में मैंने किंग के बारे में लिख दिया, और वही अगर हिस्टोरियंस उसको देखते हैं कि अरे इन्होंने तो काफ़ी सारी अच्छाई लिखी है, दैट लिटरली मीन्स कि ऑर्डिनरी पीपल वर प्रेजिंग देयर किंग, या वो अपने किंग का काफ़ी ज़्यादा सोचते थे कि उनके किंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरह से चीज़ें चली आती थी। लेट मी रीड द टेक्स्ट। इफ यू लुक थ्रू द सोर्सेज cited in this chapter, once more you will notice that historians consider several elements when they analyze the text. They examine whether, ठीक है, अगर अपन इस चैप्टर में देखें तो हिस्टोरियंस ने क्या कंसिडर किया, अलग अलग उन्होंने एलिमेंट्स को कंसिडर किया बिफोर दे केम टू द फाइनल कंक्लूजन टू द टेक्स्ट। वो अलग अलग एलिमेंट्स को कंसिडर करते थे कि किसने लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। They examine whether texts were written in Prakrit, Pali, or Tamil language that were probably used by the ordinary people, or in Sanskrit, a language meant almost exclusively for priest and elite. वो देखते थे कि काय में लिखा गया है, प्राकृत में लिखा है, पाली में लिखा है, तमिल में लिखा है, जो कि बहुत हर एक ऑर्डिनरी इंसान वहाँ पे यूज कर रहा था, या फिर वो संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत मतलब जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए होती थी, प्रीस्ट के लिए या एलाइट्स के लिए, जो अपर लोग हो गए उनके लिए। They also consider the kind of text where these mantras learned and chanted by ritual specialists or stories that people could have or heard and then retold if they found them interesting. तो यहाँ पे अब हम क्या एग्जामिन करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लैंग्वेज देखते हैं कि किसने लिखी, और उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे थे। साथ ही साथ हम कंसिडर करते हैं अलग अलग टेक्स्ट को जो लिखे गए हैं, जहाँ पे ये मंत्र जो है या जो भी लोगों ने सीखा या जो भी लोग चैंट करते थे, बोलते जाते थे बाय द रिचुअल स्पेशलिस्ट और स्टोरीज दैट पीपल कुड हैव हर्ड और रेड एंड देन रीटोल्ड इफ दे फाउंड देम इंटरेस्टिंग। तो उधर पे भी उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर किया, उन्होंने भी उस चीज़ को एग्जामिन किया कि कौन सी चीज़ें थी जो रिपीटेटिवली हो रही थी, जो बार बार लोग फॉलो कर रहे थे, और क्या वो इंटरेस्टिंग थी या नहीं थी। तो वो चीज़ भी हिस्टोरियंस देखते थे। Beside, they try to find out about the authors whose perspective and idea shaped the text, as well as intent audience, as very often author kept the interest of the audience in mind while composing their work. सेकेंडली वो क्या देखते थे कि उनका ऑथर कौन है, मतलब जिसने भी लिखा है उस चीज़ को, उनका क्या पर्सपेक्टिव था टेक्स्ट लिखने के पीछे, क्या थॉट थे उनके टेक्स्ट लिखने के पीछे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किंग के लिए टेक्स्ट लिखूंगी तो मैं उनके प्रेज में लिखूंगी, ताकि जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरा पर्टिकुलर ऑडियंस है वो है किंग, तो वो जब उसको पढ़े तो वो खुश हो, है ना, वो उसको देख के काफ़ी हैप्पी फील करे। तो इस तरह से लोग लिखना प्रेफर करते थे। या फिर अगर मैं अपने ग्रुप के लिए, अपने मैं फोक के लिए कोई सॉन्ग लिख रही हूँ तो दे शुड बी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग टू इट, ताकि उनके वर्क को भी प्रेज किया जाए, लोग उसमें इंटरेस्ट लें। तो इस तरह से उनका पर्सपेक्टिव था। वो अपनी ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे। वाइल कंपोजिंग देयर वर्क दे यूज टू कीप देयर ऑडियंस इन माइंड। उनका इंटरेस्ट देखते थे कि किस चीज़ में उनकी ऑडियंस का इंटरेस्ट है, एंड अकॉर्डिंगली दे यूज टू कंपोज देयर वर्क, या अपना वर्क लिखना वो चालू करते थे। And they try and ascertain that possible date of composition or compilation of text as well as the place where they may have been composed. ठीक है, वो कोशिश करते हैं ये चीज़ देखने की कि कौन सी पॉसिबल डेट हो सकती थी जब ये वर्क कंपाइल हुआ या कंपोज हुआ, जब उसको लिखा गया या उसको फाइनली बाइंड अप करके प्रेजेंट किया गया होगा इन टेक्स्ट को, कौन सी जगह पे हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पर्टिकुलर किंग, लाइक अगर मैं भोपाल के किसी किंग के बारे में बात करती हूँ,
तो मुझे ये चीज़ पता है कि वो चीज़ मैंने भोपाल में ही उसको कंपाइल करके शो किया होगा या उसमें कहीं ना कहीं जिक्र होगा, मेंशन होगा, तो वो उस चीज़ को भी वहाँ से डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं हिस्टोरियंस. It is only after making these assessments that they drew on the content of the text to arrive at an understanding of their historical significance. As you can imagine, this is particularly difficult task for a text as complex as Mahabharata. तो वहीं अगर अपन देखें या अगर अपन टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझें या हिस्टोरिकल उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा उसके ऊपर अगर अपन नज़र डालें तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है फॉर द टेक्स्ट एज कॉम्प्लेक्स एज महाभारत, क्योंकि महाभारत में इतने सारे वर्साज हैं, इतने सारे उसके प्रिडिक्शंस रहे हैं, इतने अलग अलग थिंकिंग रही है उसके पीछे, तो उसको डिप्राइव करना या उसको डिपिक्ट करना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द पीपल, फॉर द हिस्टोरियंस. लैंग्वेज एंड कंटेंट. नाउ सो बेसिकली लेट अस लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट. अगर अपन वही महाभारत की बात करते हैं तो उसको संस्कृत में समझना काफ़ी कंसिडरेबल है, काफ़ी इजी है, और उसके उसके बारे में जानना थोड़ा सा इजी पड़ जाता है. ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दी गई है देन दैट ऑफ वेदास. अगर आप वेदास को पढ़ें या फिर अगर आप प्रशस्तीस को पढ़ें तो उनके कंपेरिजन में महाभारत पढ़ना इज़ कंपेरेटिवली ईजी. So, let us look at the language of the text. The version of Mahabharat we have been considering is in Sanskrit. Sanskrit में है, although दूसरे languages में है, but basically it has been into Sanskrit. However, the Sanskrit used in the Mahabharat is far simpler than that of Vedas or of Prashasti. जो अगर अपन बात करें संस्कृत की जो महाभारत में प्रेजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपलर है, किससे? वेद से या फिर प्रशस्तिस से, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है वो. एज सच इट वॉज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड, क्योंकि वो हर जगह पे समझी जाती थी, हर एक इंसान उसको समझ सकता था, तो हो सकता है इसलिए दे हैव अडॉप्टेड दी संस्कृत एज देयर बेसिक लैंग्वेज वेल राइटिंग द टेक्स्ट. अब अगर अपन बात करें तो हिस्टोरियंस जो है वो क्लासिफाई करते हैं इस कंटेंट को ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर टू ब्रॉड हेड्स. दो हेड्स आ जाते हैं. सेक्शंस दैट कंटेन स्टोरीज डेजिग्नेटेड एज द नरेटिव्स. ठीक है, एक तो स्टोरीज आ जाती हैं, सेकंड उसमें आ जाते हैं नॉर्म्स आ जाते हैं. ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं कि इंसान को किस तरह से बिहेव करना चाहिए इन द सोसाइटी या क्या थॉट प्रोसीजर लोगों का होना चाहिए. तो सेकंड पार्ट वो आ जाता है. लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. नाउ द टू ब्रॉड हेड्स वर sections that contain stories designated as the narrative and another section that contain prescriptions about social norms designated as didactic. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने आगे उसको लाइक कैटेगराइज किया है. दिस डिविजन इज बाय नो मीन्स वाटर टाइट. द डिडैक्टिक सेक्शन इंक्लूड स्टोरीज एंड द नरेटिव ऑफन कंटेन अ सोशल मैसेज. जब अपन बात करते हैं डिडैक्टिक की तो यहाँ पे एक सोशल मैसेज होता है. यहाँ पे देयर इज अ नॉर्म कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, कोई सोशल मैसेज की इंसान को भला करना चाहिए सबका, तो इस तरह से कुछ सोशल मैसेजेस उसमें डिपिक्ट किए जाते हैं या बताए जाते हैं. वहीं पे अगर आप स्टोरीज की बात करेंगे तो कभी कभी क्या होता है स्टोरीज में डिडैक्टिक फाइंड हो जाएंगे और नरेटिव्स में आपको सोशल मैसेज मिल जाएंगे, लाइक वाइस वर्सा चीज देखने को भी आपको मिलेगी. हाउएवर जनरली हिस्टोरियंस एग्री दैट महाभारत वाज मेंट टू बी ड्रामेटिक moving story and that the didactic portion was probably added late. उन्होंने बोला कि पहले जो महाभारत का रोल था, महाभारत का जो स्टार्टिंग में रोल था वो यही था कि वो एक तरह से स्टोरी के फॉर्म में है या सिर्फ एक स्टोरी ही चलाना चाहते थे, बट लेटर ऑन उन्होंने उससे सोशल मैसेज देने की कोशिश की, उन्होंने नॉर्म्स बताने की कोशिश की, बिहेवियर बताने की कोशिश की लोगों को. इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन. ठीक है, उसको ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक काम रहा है ये पुराने कामों में से देखा जाए तो. द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इज दस इट वॉज, which is why it is generally translated as history. Was there a real war that was remembered in the epic? We are not sure. Some historians think that the memory of an actual conflict among the kinfolk was preserved in the narrative. Others point out that there is no other collaborative evidence of the battle.
कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा वॉर हुआ भी होगा जहाँ पे इतना ज़्यादा लड़ाई हुआ बिटवीन द किंग एंड बिटवीन द कजन्स। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हो सकता है ऐसा कोई वॉर हुआ ही ना हो, ऐसी कोई इंस्टेंस हुई ही ना हो जहाँ पे लोगों ने इस तरह का कुछ फेस किया हो। तो इसके अलग अलग प्रिडिक्शंस, इसके अलग अलग थॉट प्रोसीजर्स सामने आते हैं लोगों के। नाउ ऑथर्स एंड डेट्स। सो बेसिकली अगर अपन बात करें कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ये टेक्स्ट किसने लिखा होगा, कौन सी डेट पे लिखा होगा, उस टाइम पीरियड पे किंग कौन रहा होगा, लोग क्या सोचते थे अपने किंग के बारे में, किस तरह से लोगों ने उसको प्रिजर्व किया, बीच इतना सारा जो समय हो गया है तो उस टाइम पे किस तरह से चीज़ें रही होंगी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के माइंड में चलते हैं। नाउ हु रोट द टेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन टू विच देर आर सेवरल आंसर्स। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ कि ये टेक्स्ट किसने लिखा तो उसके पीछे काफ़ी सारे आंसर्स हो सकते हैं। द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली composed by chariot bards known as sutas, who generally accompanied Kshatriya's warrior to be the battlefield and composed poems celebrating their victory and other achievement. These compositions circulated orally. हो सकता है कि ये जो पहला हो वो किसने लिखा हो, जो शरीटर गया हो या जो उनके साथ गया हो, जो क्षत्रियों के साथ वॉर में गया हो तो वो देख रहा हो, है ना, नोटिस कर रहा हो और उसको वो लिखते जा रहा हो, या उसको उसने कंपोज किया फिर उस तरह से किंग की विक्ट्री को, कि किंग ने इतने लोगों को मारा या किंग ने इस तरह से मारा, तो वो उसकी विक्ट्री को लिखने की कोशिश करता हो। एक पार्ट ये हो सकता है। Then from the 5th century BCE, Brahmins took over the story and began to commit it to the writing. ठीक है, ब्राह्मण्स पहले तो ये ओरली चलते आती थी, बट लेटर ऑन अगर अपन बात करें 5th सेंचुरी की तो ब्राह्मण्स ने इन स्टोरीज को उठाया और उन्होंने उसको लिखना चालू कर दिया। This was the time when the chiefdoms, such as those of Kurus, Panchals, around whom the story of the epic revolves, were gradually becoming किंगडम्स। ये वो पर्टिकुलर प्लेसेस है, कुरु, पंचाल, ये उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब ये लोग धीरे धीरे करके किंगडम्स को फॉर्म कर रहे थे। लाइक किंगडम इतने ज़्यादा नहीं थे, इतना वास्ट कुछ हुआ नहीं करता था, बट इनके आने के बाद धीरे धीरे करके किंगडम्स का एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ। नाउ डिड द न्यू किंग want their इतिहास टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व मोर सिस्टमैटिकली? क्या ऐसा हो सकता है कि किंग चाहते हो कि हमारा जो वर्क है, हमारे जो कामकाज हैं वो और अच्छे से प्रिजर्व किए जाएं या बहुत सिस्टमैटिकली रखे जाएं? भाई कुछ किंग ऐसे सोचते होंगे ना कि भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ तो ये सबके बारे में लिखा जाए ताकि मैं, मेरे आने वाले बच्चे, उनके बच्चे, तो लाइक पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलती चले जाए। क्या किंग का ऐसा सोचना था कि मेरे जो काम है वो या मेरे बारे में हर एक इंसान को पता चले तो वो उस तरह से लिखे जाएं, प्रिजर्व करे जाएं? It is also possible that the upheaval that often accompanied the establishment of these states were old social values were often replaced by the new norms are reflected in some part of the story. We notice another phase in the composition of text between 200 BCE and 200 CE. This was a period when the worship of Vishnu was growing in importance and Krishna, one of the important figure of the epic, was coming to be identified with Vishnu. अब अपन ये बोल सकते हैं कि हो सकता है स्टोरी में कुछ ट्विस्ट लेके आ गए हो लोग। ठीक है, मतलब पहले तो उन्होंने दूसरी तरह से डिपिक्ट किया, लेटर ऑन उन्होंने उसको दूसरी तरह से डिपिक्ट करने की कोशिश की। पहले की अगर अपन बात करें, जो पहले का कॉम्पोजिशन था उसमें भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, उसमें भगवान कृष्ण के ही बारे में बात की गई। बट अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो लोग विष्णु को वर्शिप करने लगे थे और लोगों ने बोला कि विष्णु जो है वो एक फॉर्म है कृष्णा का, या कृष्ण विष्णु जो है वो कहीं ना कहीं सेम ही फिगर है, कहीं ना कहीं सेम ही गॉड की आप बात कर रहे हो। तो इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश करी। Subsequently, between 200 and 400 CE, large didactic sections resembling the Manusmriti were added. With these additions, a text which initially perhaps had less than 10,000 versas grew to comprise about 1 lakh versas. This enormous composition is traditionally attributed to a sage named Vyas. ठीक है, धीरे धीरे करके जो मनुस्मृति है वो डेवलप्ड हुई, उसमें काफ़ी कुछ ऐड हुआ। ठीक है, इनिशियली जो टेक्स्ट थे वो 10,000 वर्साज या 10,000 प्रोज और उनसे भी कम थे, बट धीरे धीरे करके वो 1 लाख तक पहुंच गए। और ऐसा बोला जाता है कि एक सेज थे, एक उनका नाम था व्यास, उन्होंने ही इसको एनोरमसली कंपोज किया, उन्होंने इसको ट्रेडिशनली लिखने की कोशिश की।
उन्होंने ही सारे के सारे फैक्ट्स और जितने भी फिगर्स थे सब उन्होंने ही इकट्ठे करे और उन्होंने उसको कंप्लीट किया. द सर्च फॉर कन्वर्जेंस. सो बेसिकली द महाभारत, अगर अपन महाभारत की बात करें तो इट कंटेन्स अ विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट. एक डिस्क्रिप्शन देके रखा है महाभारत के अंदर. 1951 से 52 में आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल, ठीक है, यू शुड बी नोइंग दिस नेम, यू कैन अंडरलाइन और राइट इट डाउन. इन्होंने एक्सकवेट किया था विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ. मेरठ में एक विलेज है हस्तिनापुर, जो कि मेरठ इज इन यूपी एंड दिस विलेज इज देयर ओनली. हस्तिनापुर इसका नाम है. तो उसके बारे में उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा. अब वॉज दिस हस्तिनापुर ऑफ द एपिक? वेल द similarity in the names could be coincidental. The location of the site in Upper Ganga Doab, where the Kuru kingdom was situated, suggests that it may have the capital of Kurus mentioned in the text. वहीं अगर अपन देखें तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है इन दी अपर गंगा डोब, ये जो है ये कुरु किंगडम का एक पार्ट हुआ करती थी, मेंशन है उधर पे, और वो सजेस्ट करते हैं कि इट हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ कुरु मेंशन इन द टेक्स्ट. हो सकता है कि ये दोनों जो जगहें हैं ये सेम रही हों. साथ ही साथ ये जो बीबी लाल थे इन्होंने एविडेंस फाइंड किए 5 ऑक्यूपेशनल लेवल के, ऑफ विच द सेकेंड एंड थर्ड आर द इंटरेस्ट टू अस. दैट इज वॉट लाल नोटेड अबाउट द हाउसेज इन द रिकॉर्ड ऑफ द सेकेंड phase, 20th century, 27th century BCE. Within the limited area excavated, no definite plans of the houses were obtained, but walls of the mud and mud bricks were duly encountered. कोई एक पर्टिकुलर तरह का चीज़ तो नहीं मिला उनको, कोई डेफिनेट हाउसेस नहीं मिले, बट उन्हें क्या मिली? वॉल्स ऑफ मड एंड मड ब्रिक्स उनको मिली, जो कि एक इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा था कि दे कुड हैव बीन द पीपल जो वहाँ पे रह रहे हों. द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर विथ prominent reed marks suggested that some of the houses had reed walls plastered over the mud. For the third phase, he noted house of this period were built of the mud bricks as well as burnt bricks. अगर आप देखेंगे तो उन्होंने देखा कि जो हाउसेस थे दे वर बिल्ड ऑफ द आइदर दे वर बिल्ड ऑफ द मड ब्रिक या फिर बर्न्ड ब्रिक. इन दोनों में से किसी भी एक ब्रिक का यूज करते थे उन हाउसेस को बनाने के लिए. Soakage jars, bricks, drains were used for draining out the refuse water, while terracotta ring wells may have been used both as a well and drainage pits. ठीक है, उन्होंने जार्स और उन्होंने ड्रेन्स देखे जो कि वाटर को निकालने के लिए में भी यूज किया गया हो. टेराकोटा रिंग मिली उन्हें, जिधर पे वो ऐसा बोलते थे कि हो सकता है कि वो यूज की गई हो वेल्स के लिए भी या फिर ड्रेनेज के लिए भी. तो दोनों में से कुछ भी एक यूज हो सकता है कि उसका रहा होगा. नाउ was the description of the city in the epic added after the main narrative has been composed, when after the 6th century BCE urban center flourished in the region. Now there are certain questions which arises in everyone's mind, so some of these are: or was it the flight of the poetic fancy which cannot always be verified by comparison with other kinds of evidence, like whether they have been written by the people itself or they were just some epic stories which were going on around the city. तो क्या रहा होगा mostly. Consider another instance. जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एपिसोड है महाभारत में इस द्रौपदी मैरिज विद द पांडवास, एन इंस्टेंस ऑफ पॉलीएंड्री दैट इज सेंट्रल टू नरेटिव. लाइक एक ही लड़की और उसके 5 हस्बैंड और 5 के 5 भाई. तो इस तरह का एक पिक्चर डिपिक्ट किया गया है उसमें. If we examine the section of the epic that describe this event, it is evident that the author attempted to explain it in the variety of ways. ठीक है, उन्होंने अलग अलग वेज में उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करी होगी और उसका मीनिंग निकालने की कुछ ना कुछ कोशिश करी होगी. Present day historians suggest that the fact that the author describes a polyandrous union indicates that polyandry means may have been prevalent among ruling elites at some point of time. तो यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है उस टाइम पीरियड पे पॉलिएंड्री वाज अ नॉर्मल थिंग. लोग जो रूलिंग एलाइट्स क्लास होती है, किंग क्लास हो गई, तो वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं. हो सकता है ऐसा हुआ करता होगा या ऐसा रहा करता होगा बिटवीन द पीपल एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. At the same time, the fact that so many different explanations are offered for the episode suggests that polyandry gradually fell into disfavor among the Brahmins, who reworked and developed the text through the centuries.
Some historians note that while the practice of polyandry may have seemed unusual or even undesirable from the Brahminical point of view, it was prevalent in Himalayan region. उन्होंने बोला कि अगर ब्राह्मण के point of view देखो या ब्राह्मण text देखोगे तो that was not at all allowed, that was not at all the thing जो वो उसको आगे रखते थे, बट स्टिल वो प्रिवलेंट रहा हिमालयन रीजन में. ऐसा हिस्टोरियंस उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं या वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हुआ करता होगा. अदर सजेस्ट कि शॉर्टेज हो गई होगी विमेन की बिकॉज ऑफ द वॉरफेयर. इतने वॉर होते थे तो हो सकता था कि जो फीमेल का रेशियो है उस टाइम पीरियड पे वो बहुत कम रहा हो, तो इस वजह से जो पॉलीएंड्री है वो प्रैक्टिस में आया हो. दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन. इन अदर वर्ड, इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस. Some early sources suggest that polyandry was not only or even the most prevalent form of marriage. When ठीक है, ये एक अर्लियर फॉर्म ऑफ मैरिज में आपको नहीं देखने को मिलेगा. When then did the authors chose to associate this practice with the central character of महाभारत? तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो ऑथर है उन्होंने इसको एज अ सेंट्रल प्रैक्टिस ले लिया, कैरेक्टर ले लिया, ताकि वो महाभारत में उसको शोकेस करें. We need to remember that creative literature often has its own narratives and requirements and does not always literally reflect social realities. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो social literature हुआ करती थी उनमें उसके खुद के कुछ नरेटिव्स होते हैं, उनके खुद के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं. वो इन जनरल कोई एक सोशल रियलिटी को प्रिडिक्ट नहीं करती है, बताती नहीं है, दर्शाती नहीं है. वो सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी जो है वो चलती आती है, वो चले ही चलती है. तो इस तरह से चीज़ें रहा करती होंगी. So our last topic is a dynamic text. The growth of Mahabharata, it did not stop with Sanskrit version. Sanskrit version में वो stop नहीं हुई. Over the centuries, versions of the epic were written in variety of languages through an ongoing process of dialogues between people, communities and those who wrote the text. संस्कृत में थी बट लोगों ने उसको अपने अपने लैंग्वेजेस में कन्वर्ट की. इंग्लिश में मिलेगी आपको, हिंदी में मिलेगी, दूसरे लैंग्वेजेस में देखने मिलेगी. और उसमें जो डायलॉग्स हैं उनको रिटन, उनको लिखा गया, उनको समझा गया, समझाया गया कि क्या एग्जैक्टली मीनिंग वो वहाँ से डिपिक्ट करना चाह रहे थे, वहाँ से वो क्या मीनिंग निकालना चाह रहे थे. Several stories that originated in specific region or circulated among certain people found their way into the epic. At the same time, the central story of the epic was often retold in different ways. ये जो story है epic की, ये अलग अलग तरह से बोली गई है, अलग अलग way में. And episodes were depicted in sculpture and painting. They also provided theme for a wide range of performing art, play, dance, often other kinds of narrations. ठीक है, अगर अपन इन एपिसोड्स की बात करें तो दे यूज टू डिपिक्ट द डिफरेंट स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स. ठीक है, अलग अलग स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स के थ्रू भी इसको डिपिक्ट करने की कोशिश गए हैं इन एपिसोड्स को. मोस्टली लोग अपने प्लेज में, अपने डांस में, अपने किसी भी आर्ट फॉर्म में वो उसको यूज़ करते हैं. सो थैंक यू. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेके तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.